ओके, सो टॉपिक इज पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। एकदम सिंपल टॉपिक है, कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 49 बराबर है आईटीसी के साथ, आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। सो सेक्शन 49 मेरे को बोलता है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपए में एक प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम पेन डिस्ट्रीब्यूटर 150 में बेच रहा है, सेम पेन होलसेलर 250 में बेच रहा है, रिटेलर 500 में बेच रहा है। सो जब ये गुड्स आप बेचोगे तो जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट टैक्स। मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब है कि जितने बार ट्रांसफर होएगा उतने बार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मैन्युफैक्चरर जब इनवॉइस रेस करेगा, उसका इनवॉइस कैसे रहेगा? मैन्युफैक्चरर बोल रहा है गुड्स 100 रुपीज का है, इजी कैलकुलेशन के लिए समझो जीएसटी 10 रुपीज है, टोटल सेलिंग प्राइस 110 हो गया। सो ये जो 110 रुपीज है ये डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर करेगा। सो 110 रुपीज इसने रिकवर किया है और इसमें से 10 रुपीज इसका नहीं है, गवर्नमेंट को पे करना है। सो ही विल से कि मेरा जो लाइबिलिटी है दैट इज रुपीज 10। एम आई राइट? सेम पेन जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचेगा वो बोलता है 150 रुपीज का गुड्स है, 15 रुपीज का जीएसटी है, 165 का कलेक्शन है। सो आउट ऑफ 165 रुपीज 15 रुपीज उसको गवर्नमेंट को पे करना है, तो अगेन उसके लिए लाइबिलिटी हो गया। सेम गोज फॉर होलसेलर, 275 में पेन बेचा है, 25 का जीएसटी कलेक्ट किया है, तो 25 रुपीज उसका लाइबिलिटी है, एंड 550 है तो 50 रुपीज रिटेलर का लाइबिलिटी है। सो जब जब आप गुड सेल करोगे आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, आप सर्विस प्रोवाइड करोगे आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। सो दैट इज योर लाइबिलिटी। बट डिस्ट्रीब्यूटर ने जब ये पेन खरीदा था तो उसने 110 रुपीज में परचेज किया था। सो जब उसने 110 रुपीज पे किया तो दैट इंक्लूडेड 10 रुपीज टूवर्ड्स जीएसटी। सो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि सर परचेज पे या सेल पे मेरे को 15 रुपीज पे करना है, बट परचेज के टाइम पे ऑलरेडी 10 रुपीज पे कर दिया है। सो अब जो बैलेंस 5 रुपीज बचेगा वो मैं आपको अपने पॉकेट से पे करूंगा। पॉकेट मतलब कस्टमर से जो रिकवर किया वो पे करूंगा। दैट इज योर कैश लेजर। सिमिलरली होलसेलर बोलता है कि सर मैंने जब पेन खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से तो 165 मैंने पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट 165, 165 इंक्लूड 15 रुपीज का जीएसटी। तो जब मैंने पेन परचेज किया 15 रुपीज ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, तो अब मैं आपको 10 रुपीज पे करूंगा। दैट इज माई कैश लेजर। सेम गोज फॉर होलसेलर, उसने सॉरी रिटेलर, रिटेलर ने होलसेलर से पेन खरीदा तो टोटल पेमेंट 275 का किया, 25 रुपीज जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड था तो वो माइनस करेगा और बैलेंस पे करेगा। सो सिंपल फॉर्मेट है जीएसटी में, अगर आपको टैक्स पे करना है तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ टैक्स ऑन सेल्स, माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ टैक्स ऑन परचेज, और जो बैलेंस बचेगा वो आपको पेमेंट करने का है, दैट इज थ्रू कैश लेजर। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो? Yes. ओके, अब ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल में 1 to 1 रिलेशन है। 1 to 1 रिलेशन का मतलब है जो खरीदा वही मैं आगे बेच रहा हूं, जो खरीदा वही मैं आगे बेच रहा हूं। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट में ऐसा जरूरी नहीं है सेम चीज होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासेस ने स्टूडेंट लोगों से फीस कलेक्ट किया है 50 लाख रुपीज का, जिसपे जीएसटी कलेक्शन था 9 लाख रुपीज का, सो इन लोग ने टोटल कलेक्शन किया है 59 लाख का। बट आउट ऑफ दिस 59 लाख, 9 लाख ये गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो इन लोग का लाइबिलिटी हो गया 9 लाख रुपीज का। नाउ अगेंस्ट दिस लाइबिलिटी सेम मंथ में कोई प्रोफेसर ने 1 लाख का इनवॉइस रेज किया है जिसपे 18,000 का जीएसटी था, न्यू एसी परचेज किया है 50,000 का जिसपे 14,000 का जीएसटी था, प्रिंटिंग स्टेशनरी का बिल आया 5 लाख का जिसके ऊपर 90,000 का जीएसटी था। तो इन लोग ने जो परचेज किया ड्यूरिंग द मंथ, प्रोफेसर का सर्विस भी अवेल किया जो 1 to 1 कोरिलेट होता है, एसी भी परचेज किया ड्यूरिंग द मंथ, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा भी किया है। बेसिकली वॉट एवर यू हैव इंकर्ड, एक्सपेंसेस यू हैव इंकर्ड फॉर बिजनेसेस, आपने उस पर जो भी टैक्स पे किया है 18, 14 एंड 90, उसका 122 का आप क्रेडिट ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है 1 to 1 रिलेशन होएगा। सो अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो मैंने स्टेशनरी खरीदा और स्टेशनरी आगे बेचने वाला, तो जो स्टेशनरी खरीदा उस पर तो क्रेडिट मिलेगा ही, प्लस मेरे शोरूम के अंदर जो भी फर्नीचर है, जो भी एयर कंडीशन है, या जो भी प्रोफेशनल सर्विस मैंने लिया है उसका भी आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। सो क्रेडिट जो है दैट इज लाइबिलिटी लेजर माइनस क्रेडिट लेजर, बैलेंस जो आपको मिलेगा वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा।
नाउ ये जो पेमेंट आप कैसे करोगे, सो फॉर्मेट तो अपने को समझ गया है। लाइबिलिटी लेजर जो है दैट इज सिंपली योर टैक्स ऑन सेल्स। ये जो है इसको पे करने के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज करोगे। अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस शॉर्टफॉल है तो आप कैश लेजर यूज करोगे। सर क्रेडिट लेजर में बैलेंस कहां से आने वाला है? इट इज अ सेल्फ असेस टैक्स। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपके जीएसटी या 2A 2B में जो एंट्री रहेगी वो तेरे क्रेडिट लेजर में चला गया। कैश लेजर में आपको एक्चुअल में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो अगर लाइबिलिटी 5 लाख है, क्रेडिट 3 लाख है, तो 2 लाख आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कैश लेजर में। और वो डिपॉजिट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कैसे भी कर सकते हो। जो क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस है उससे आप सिर्फ टैक्स पे कर सकते हो, बट जो कैश लेजर में आपके पास बैलेंस है उससे आप टैक्स तो पे कर ही सकते हो, प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और एनी अदर सम यू कैन पे। सिंपली पुट, अगर मेरे क्रेडिट लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, सो मेरे क्रेडिट लेजर में 5 लाख का बैलेंस है, बट मुझे टैक्स पेएबल सिर्फ 1 लाख आ रहा है, तो वो 1 लाख तो मैं 5 लाख में से एडजस्ट कर लूंगा। फिर भी मेरे पास क्रेडिट लेजर में 4 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये जो 4 लाख का बैलेंस है, अगर मेरे पास सरप्लस बैलेंस है, फिर भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी में मैं उससे पे नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल किया जिसके लिए लेट फीस एप्लीकेबल है, टैक्स लेट पे किया जिसपे इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, वो मुझे कैश लेजर से ही भरना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर उसमें यूज नहीं हो सकता। क्रेडिट लेजर को यूज करना कैसे है? तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है सबसे पहले आईजीएसटी में यूज होएगा। अगर आईजीएसटी लाइबिलिटी खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा तो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी इसमें यूज कर सकते हो इन एनी मैनर एंड इन एनी प्रपोर्शन। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज होएगा, बचेगा तो सी और एस में जाएगा, और कोई भी रेशियो में आप लेके जा सकते हो, पूरा सी में, एस में 0, पूरा एस में, सी में 0, दोनों में 50-50, 60-40, एनीथिंग इज अलाउड। बट मेक श्योर दैट आईजीएसटी का बैलेंस अपने को ऐसे यूज करना है कि कैश लेजर से मिनिमम पेमेंट जाए। सो अगर आपके पास एक क्रेडिट लेजर में से सीजीएसटी में क्रेडिट सरप्लस आ रहा है और एसजीएसटी में आपको पेएबल आ रहा है, तो क्रॉस वेरीफाई करना कि आपने आईजीएसटी बराबर यूज किया है या नहीं किया। नेक्स्ट, आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीटली यूटिलाइज होने के बाद आप पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी को हाथ लगा ही नहीं सकते हो। पहले आपको आईजीएसटी का जो क्रेडिट है पूरा खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म करने के बाद आपके पास अगर लाइबिलिटी बचा तो फिर सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूज करोगे। सबसे पहले सीजीएसटी पे करने में बैलेंस बचेगा तो आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। देन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आप यूज करोगे, एस और यूटी के अगेंस्ट बैलेंस बचेगा तो आप आई में यूज कर सकते हो। सिंपल रूल है, सीजीएसटी एसजीएसटी में यूज नहीं हो सकता है एंड एसजीएसटी सीजीएसटी में यूज नहीं हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको आईजीएसटी का बैलेंस पहले खत्म करना है, फिर ही आप सी और एसजीएसटी पे जा सकते हो। बराबर है? सो बेसिक फॉर्मेट मैंने बना के दिया होगा, वो फॉर्मेट आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। लाइबिलिटी लेजर माइनस क्रेडिट लेजर विल गिव मी कैश लेजर। क्रेडिट में ऑलवेज पहले आईजीएसटी आएगा, फिर सीजीएसटी आएगा, फिर एसजीएसटी आएगा। आईजीएसटी पहले आई में यूज होएगा, बचेगा तो सी और एस, एनी मैनर, एनी प्रपोर्शन। वंस आईजीएसटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, देन सीजीएसटी सी में यूज होएगा, बचेगा तो आई में यूज होएगा, एस एस में यूज होएगा, बचेगा तो आई में यूज होएगा, सी एस में नहीं जा सकता है और एस सी में नहीं जा सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? चैट में लिखो प्लीज, इज दैट पॉइंट क्लियर, यस और नो? ओके। अब बेटा जो कैश लेजर है बेसिकली आपको पेमेंट करने का है गवर्नमेंट को, बराबर है? सो जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, वो कैश लेजर से करोगे अगर क्रेडिट में बैलेंस नहीं है तो। सो कैश लेजर जो है उसमें आपको पैसा अगर डिपॉजिट करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटी पीएमटी 06, बराबर है? सो अगर मुझे आईजीएसटी पे करना है तो मैं पीएमटी 06 भरूंगा, सी और एस पे करना है तो भी पीएमटी 06 भरूंगा। अब बेटा जो पीएमटी 06 है वो कैसा दिखाई देता है? उसमें मेजर हेड होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। हर एक मेजर हेड के सामने एक एक माइनर हेड होता है, बराबर है?
तो मैंने क्लास में बनाया भी होगा। तो IGST जो होगा उसके सामने सी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस लिखा होगा, CGST के साथ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस लिखा रहेगा, एस के सामने टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी लिखा रहेगा। तो ये जो अपने मेजर टैक्स है उसको मेजर हेड बोलते हैं, उसके अंदर जो टैक्स इंटरेस्ट वाले लॉ है वो उसको अपन माइनर हेड बोलते हैं। सिंपल है, कैश लेजर आपका पैसा है, आपका पैसा है तो आपको जैसे यूज करने का आप बिंदास कर सकते हो। मतलब अगर आपने गलती से टैक्स IGST में भर दिया था, लेटर ऑन आपको मालूम पड़ा कि C और S में भरना चाहिए था, तो आप वो कैश लेजर C और S में ट्रांसफर कर सकते हो। टैक्स लेजर में आपने सपोज 500 रुपया ट्रांसफर किया, बाद में मालूम पड़ा कि टैक्स में 400 रुपया ही भरना था और इंटरेस्ट में 100 रुपया भरना था, तो टैक्स लेजर से आप पैसा निकाल के इंटरेस्ट में भी लेके जा सकते हो। तो बैलेंस कैश लेजर का एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड में बिंदास ट्रांसफर हो सकता है, और आई का बैलेंस सी में, एस में, यूटी में, कोई भी बैलेंस बेसिकली किधर भी जा सकता है। रेदर नया अमेंडमेंट इन लोग ने लाया था कि नीरज के गुजरात ऑफिस है, उसमें नीरज ने 1 लाख रुपए का कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब गुजरात में नीरज का लाइबिलिटी सिर्फ 90,000 आया, तो नीरज के कैश लेजर में 10,000 का एक्स्ट्रा कैश पड़ा था। तो ये जो एक्स्ट्रा कैश नीरज के गुजरात ऑफिस में पड़ा हुआ है वो नीरज अपने मुंबई ऑफिस को भी ट्रांसफर कर सकता है। सो आप कैश बैलेंस डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट सिर्फ आई और सी का। गुजरात स्टेट के पास जो कैश लेजर में बैलेंस है वो आप महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बट जो IGST और CGST का बैलेंस है गुजरात ऑफिस में वो आप महाराष्ट्र ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो कैश लेजर PMT 06 से आपको पेमेंट डिपॉजिट करना है, मेजर हेड माइनर हेड में। मेजर और माइनर हेड में ज्यादा पैसा डिपॉजिट हो गया तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करने के लिए PMT 09 चालान आपको एप्लीकेबल होएगा। अगर आपका सारा पेमेंट लाइबिलिटी सब पे होने के बाद, अनपेड लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, गुजरात का सारा लाइबिलिटी पे करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा कैश लेजर में बैलेंस है, तो आप अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट इज योर कैश लेजर, बराबर है। रूल नंबर 49A अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आप CSUT तभी यूज कर पाओगे जब आपका ITC IGST पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप सीधा CGST में पहले पेमेंट नहीं कर सकते, पहले IGST का क्रेडिट खत्म करो फिर आप CGST SGST यूज कर पाओगे, बराबर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद है तो, बराबर है। बेटा मेरे पास क्या हो रहा था, मेरे पास क्रेडिट में 5 लाख रुपया बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने कुछ परचेस किया है जहां पे मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 1 लाख रुपीज टैक्स पेएबल आ रहा है। सो मैंने GTA से परचेस किया है और RCM में मुझे 1 लाख रुपीज पेएबल आ रहा है। मेरे पास क्रेडिट में बैलेंस है, बट लॉ में लिखा है कि आप क्रेडिट बैलेंस यूज कर सकते हो आउटपुट टैक्स पे करने में। तो RCM में टैक्स आप ही को भरना है, बिकॉज यू आर लायबल टू पे टैक्स एज अ रेसिपिएंट। बट ये 1 लाख रुपीज जब आप पे करोगे आपको कैश लेजर से पे करना कंपलसरी है, आप इसमें वो 5 लाख का क्रेडिट यूज नहीं कर पाओगे। सो RCM में जो भी पेमेंट आपको करना है आपको कैश लेजर से ही करना है। एक बार आपने 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया कैश लेजर से, तो आपके क्रेडिट बैलेंस में जो बैलेंस है वो 6 लाख रुपए का हो जाएगा, बिकॉज RCM में अल्टीमेटली यू आर अ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जो टैक्स भरता है उसको क्रेडिट मिलता है। नॉर्मल में क्या होता है, अपन सप्लायर को GST के साथ पैसा देते हैं और अपन क्रेडिट 2A2B में लेते हैं। RCM में जो टैक्स है वो अपन खुद ही पे करेंगे कैश लेजर से, और जो पे किया उसका क्रेडिट अपने लेजर में ऐड हो जाएगा। सो व्हाइल मेकिंग पेमेंट टूवर्ड्स RCM आप जो कैश है उसी को यूज कर सकते हो, क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते हो। बट वंस द पेमेंट इज मेड आप उस चीज का क्रेडिट अवेल कर सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। बराबर है। रूल नंबर 86A एकदम सिंपल है बेटा, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, बट आपका बिजनेस जो प्रीमाइसेस बोला है उधर आपने कंडक्ट ही नहीं किया। सो मैंने एड्रेस लिखा था 101 प्लॉट नंबर 501,
जब रेड गिरी तो 101 प्लॉट नंबर 501 पे मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे पकड़े गए 86A बोलता है तो आपको आईटीसी जो है वो मिलने वाला नहीं है। आपने अगर गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं किया, मतलब फेक बिल के अगेंस्ट अगर आप लोगों ने क्रेडिट अवेल किया है तो आपका क्रेडिट डिनाई हो जाएगा। अगर आपने क्रेडिट तो अवेल किया है बट सामने वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं किया तो आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ये सब अगर याद होएगा तो अपन ने सेक्शन 16 कंडीशंस फॉर आईटीसी में भी सिमिलर पढ़ा था। वही चीज 86A में लिख दिया है कि आप क्रेडिट यूज तभी कर पाओगे जब ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ये सारे केस में आप क्रेडिट यूज नहीं कर पाओगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? लिखो लिखो चैट में, बैठे बैठे क्या करोगे, मेरे को समझ नहीं रहा है। सिर्फ यस नो लिखना है तो है। ओके बेटा, रूल 88 है, अपन ने वही पढ़ा है कि आईजीएसटी पहले आप खत्म करोगे आईजीएसटी में, फिर सीएसयूटी में कोई भी मैनर में आप लिख सकते हो, और आईजीएसटी सी और एस में ऐसे यूज करना है कि अपना कैश पेमेंट मिनिमम आए, और आप आईजीएसटी पहले खत्म करोगे फिर ही आप सी और एस यूज कर सकते हो। दैट इज रूल नंबर 88A। सो ये रूल नंबर पढ़ा रहा हूं, बाकी जो अपन ने ऊपर थियरी पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। रूल 86B रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेडिट, इसके लिए मैंने कल ही वीडियो भेजा है, आई होप तुम लोगों ने देखा होगा। बराबर है। रूल नंबर 86B इज वेरी सिंपल। वो बोलता है ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका कोई भी एक पर्टिकुलर मंथ में, ये अकेला स्कीम है जो मंथली स्कीम है। नॉर्मली क्या होता है, एक बार कोई स्कीम एप्लीकेबल हो गया तो वो जिंदगी भर चलता है। यहां पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। सपोज नीरज का जनवरी में 40 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर था, फरवरी में 60 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर है, मार्च में 30 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर है। तो ये जो मैं रूल बोल रहा हूं सिर्फ फरवरी मंथ में एप्लीकेबल है, जैन और मार्च में एप्लीकेबल नहीं है। सो रूल 86B बोलता है कि नीरज अगर कोई भी पर्टिकुलर मंथ का तेरा टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, नॉट एग्जाम टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड हो जाता है तो वो मंथ में मिनिमम 1% टैक्स तुझे कैश लेजर से भरना पड़ेगा। आर यू गाइस देयर विद मी? दिस इज क्वार्टरली स्कीम, एनुअल स्कीम और मंथली स्कीम फॉर कमिंग बैक। क्वार्टरली, एनुअली या मंथली? मंथली स्कीम, बराबर है बेटा। एक कोई भी मंथ में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपका वो मंथ का जो भी लाइबिलिटी है, आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट होगा तो भी आपको मिनिमम 1% कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। सो अगर सपोज फरवरी में 60 लाख रुपीस का मेरा टर्नओवर है जिसपे रेट ऑफ टैक्स अगर सपोज 12% एप्लीकेबल है, तो 60 लाख पे 12% जो भी अमाउंट आएगा, मेरे पास अगर क्रेडिट लेजर में उतना बैलेंस पड़ा है तो भी मैं पूरा बैलेंस यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे मिनिमम 1% तो कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा। बराबर है। तो 60 लाख रुपीस के ऊपर अगर 12% में करूं तो 72,000 कुछ टैक्स आएगा, 7,20,000 आएगा। तो 7,20,000 का 1% मुझे अपने पॉकेट से भरना है, बैलेंस जो बचेगा मैं क्रेडिट लेजर यूज कर सकता हूं। हाउएवर ये जो रूल है वो थोड़े लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे लोगों को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है जिन लोग मोर देन 1 लाख टैक्स पे कर चुके हैं प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में, और एल्स जिन लोग को लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने 1 लाख के ऊपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड दिया है। सो अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है मोर देन 1 लाख इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, बराबर है, ईच, मतलब हर साल पे करना पड़ेगा बैक टू बैक 2 साल, या तो आपने लास्ट साल आईटीसी का रिफंड लिया है जो मोर देन 1 लाख रुपीस का है, या तो फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज ये रूल बेटा टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं है। ये रूल गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई आदमी हम लोग को कैश में पैसा नहीं देता है ना तो उसका डिटेल हम लोग को नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने 1% कैश में पेमेंट मांगा है जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन।
बट अगर कोई आदमी इनकम टैक्स ये सब पहले ही पे कर रहा है 1 लाख के ऊपर, तो इसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगा, तो इसके लिए अपने को वापस से 1% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली अगर फरवरी में आपका 60 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ है 50 लाख का, बट फरवरी के पहले जो भी मंथ से अप्रैल से लेके जनवरी तक, आपने अप्रैल से लेके जनवरी में जो भी टैक्स पे किया है क्यूमुलेटिव, अगर वो 1% के ऊपर है कैश लेजर का, तो फिर आपको फरवरी में ये रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है। अज्यूम करो ना हाइपोथेटिकली ये बंदे ने जनवरी में पहली बार बिजनेस चालू किया, जनवरी में टर्नओवर 40 लाख का था, और जनवरी में उसने ना कैश लेजर से 4 लाख रुपया पे किया हुआ है। जनवरी में 40 लाख का टर्नओवर था, जिसपे लाइबिलिटी 4 लाख है, समझो 10% में राउंड ऑफ करके लेके ले रहा हूं। अब ये 4 लाख में से इसने कैश लेजर से सपोज 1 लाख ऑलरेडी पे कर दिया है। वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में मेरा टर्नओवर 50 लाख एक्सीड हो रहा है, बट अज्यूम करो कि जनवरी जो था उसमें मेरा 40 लाख का टर्नओवर था, जहां पे 86 भी एप्लीकेबल नहीं है, बट जनवरी में मैंने जब पेमेंट किया 4 लाख का, उसमें से 1 लाख कैश में पे किया, तो जैन में मैं ऑलरेडी 1% से ज्यादा भर चुका हूं, तो फेब में 50 लाख क्रॉस हो भी रहा है तो भी मुझे 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो मंथ में 86 भी एप्लीकेबल है, अगर उसके पहले जितने भी मंथ है उसमें क्यूमुलेटिवली अगर आपने 1% से ज्यादा कैश से पे किया है, तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो 4 केसेस में रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई आदमी ने प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया है, या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का आईटीसी रिफंड क्लेम किया है और गवर्नमेंट ने ग्रांट भी किया है, जो मंथ में आपका लायबिलिटी है 50 लाख क्रॉस हो रहा है टर्नओवर, वो मंथ के पहले तक जो भी टैक्स है क्यूमुलेटिवली आपने 1% ऑलरेडी कैश से भर दिया है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज को ये रूल एप्लीकेबल नहीं। सो दैट इज योर पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 49, उसमें रूल नंबर 86B, रूल नंबर 86A एंड रूल नंबर 88A। बेटा 86A तो वही रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि क्रेडिट नहीं यूज करने मिलेगा, 88A वही बोल रहा है कि आई, सी और एस कोई भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो, और पहले आई आपको खत्म करना पड़ेगा, एंड 86B आपको 1% वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, तो जीत इट मींस कि आप जो भी लाइबिलिटी है ना उसका 99% क्रेडिट ले सकते हो, 99% क्रेडिट ले सकते हो, मतलब 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। सो दैट वाज योर सेक्शन 49 का रिवीजन।